फ्रेंड्स, अब अपन बात करते हैं अनुमानित प्रतिनिधित्व प्रणाली के दो आधार की, जिसमें फर्स्ट आता है अपना एकल संक्रमणीय मत प्रणाली और दूसरी होती है इसकी सूची प्रणाली। तो आज हम देखेंगे पहले इसकी एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, इस प्रणाली के अंदर का जो उद्देश्य है, प्रत्येक नागरिक में इतनी योग्यता पैदा करना, क्या करना? योग्यता पैदा करना कि वह अपना उम्मीदवार स्वयं चुन सके। यानी हमारी सबसे महत्वपूर्ण प्रणाली क्या मानी जाती है? एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, जिसके अंतर्गत जहां हम प्रतिनिधित्व की बात करते हैं, निर्वाचन के अंदर जो प्रतिनिधि को चुना जाता है उसके दो आधार माने गए हैं, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली और सूची प्रणाली। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का जो प्रमुख उद्देश्य है वह है प्रत्येक नागरिक में इतनी क्षमता पैदा करना कि वह अपनी योग्यता के अनुसार उम्मीदवारों का चयन कर सके। देन इस प्रणाली में स्वेच्छा से और पूर्ण रूप से, इसमें किस किस का आधार है? स्वेच्छा का और पूर्ण रूप से प्रतिनिधियों का चयन। यानी इस प्रणाली का मेन उद्देश्य क्या है? अपनी इच्छा से प्रतिनिधियों को चुनना। देन आधार आता है हमारा सूची प्रणाली। इस प्रणाली के अंतर्गत उम्मीदवारों को की सूची तैयार की जाती है, जो कि राजनीतिक दल के अनुसार तैयार होती है। प्रत्येक दल से एक व्यक्ति का चयन किया जाता है और उम्मीदवारों को मत देने का इसमें मतदाता उम्मीदवार का मत नहीं होता, बल्कि दल की विशिष्ट सूची होती है। क्या होती है? विशिष्ट सूची। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमारी जो प्रतिनिधित्व के सिद्धांत है उसके दो आधार माने गए हैं। पहला एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, दूसरा सूची प्रणाली। सूची प्रणाली के अंतर्गत उम्मीदवारों की सूची राजनीतिक दल के अनुसार तैयार की जाती है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपना मत देने का अधिकार प्रदान करता है। वह एक के साथ अनेक व्यक्तियों को भी मत प्रदान कर सकता है। अब हम बात करते हैं इस एकल संक्रमणीय मत प्रणाली की व्यवस्था की, जिसमें कि उम्मीदवारों का चयन किया जाता है, जिसके अंतर्गत हम इसकी निम्न विशेषता मानते हैं। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। अभी हम इसका क्या अवलोकन करेंगे? विशेषता। इसकी प्रमुख विशेषता क्या मानी जाती है? बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली में निर्वाचित क्षेत्र एक सदस्यीय ना होकर एक निर्वाचन क्षेत्र में
एक से अधिक सदस्यों का चयन किया जाता है। इसमें ज्यादातर 5 सदस्य के निर्वाचन की बात कही गई है। जिसका आधार अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व प्रदान करना है। यानी इसकी प्रमुख विशेषता क्या रही? यह बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों में निर्वाचित होता है। प्रत्येक से एक एक व्यक्ति को चयन किया जा सकता है, जिसका मूल उद्देश्य होता है अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करना। देन सेकंड, हम बात करते हैं इसकी वरीयता की। यानी जो वरीयता क्रम के अंतर्गत व्यक्ति नॉमिनेट होता है वह इसके अंतर्गत आता है। इसमें मतदाता को एक मत देने का अधिकार होता है। परंतु मतदाता अपनी वरीयता के आधार पर व्यक्ति को चुन सकता है। इसमें वैध मतों का, किसका? वैध मतों का निर्वाचन कोटा की आवश्यकता होती है। जिसे हम ड्रूप फार्मूला भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से एकल संक्रमणीय मत प्रणाली की विशेषता जो मानी जाती है, उसमें निर्वाचन क्षेत्र एक सदस्य न होकर अनेक व्यक्तियों को इसमें व्यक्ति को चुनने का मौका मिलता है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का को जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा 5 व्यक्तियों को इस निर्वाचन क्षेत्र से चुना जा सकता है, जिससे कि अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व प्राप्त हो सके। साथ ही इसमें वरीयता का ध्यान रखा जाता है। व्यक्ति जिस भी मतदाता को चुनता है वह अपनी इच्छा के अनुसार वरीयता क्रम के अनुसार व्यक्ति को वोट दे सकता है। साथ ही इसमें वैध मतों का निर्वाचन कोटा होता है, जो कि आवश्यकता के अनुसार अपने कार्यों को संपन्न कर सकता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से एकल संक्रमणीय मत प्रणाली जो कि हमारी प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को प्रतिपादित करती है, उसके अंतर्गत इन व्यवस्थाओं के आधार पर कार्यों को संपन्न किया जाता है। अब हम देखेंगे इसका ड्रूप फार्मूला, जिसे वैध वरीयता को प्राप्त करने के लिए इसकी जो वैध मतों का निर्वाचन कोटा होता है उसे हम किस प्रकार से बताते हैं, जिसको कहते हैं ड्रूप फार्मूला। बेसिकली ये फार्मूला हमारी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, कार्यों को संपन्न करने के लिए, प्रतिनिधियों को चुनने के लिए कार्य में लिया जाता है। इसके अंतर्गत कुल डाले गए मत मतों में से एक मत रद्द किए गए मतों को निकालकर वैध मत को जोड़ा जाता है। जिसका मूल आधार क्या रहता है? सबसे पहला इनका निर्वाचन कोटा। उस निर्वाचन कोटे के अंतर्गत जो आधार आता है कुल वैध मत +1 कुल स्थानों की संख्या
की संख्या +1। इस व्यवस्था में जो संख्या आती है उसे निर्वाचन कोटा कहा जाता है, जिसे अधिक अंक प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं? अधिक अंक प्राप्त होते हैं, वह निर्वाचित घोषित होता है। घोषित होता है। उदाहरण के तौर पे हम देखेंगे इस व्यवस्था के अंतर्गत कुल मत, उदाहरण अगर कुल मत है 10 और रद्द मत है 3, तो कितने हुए? 10 में से 3 माइनस करके कितना रहा? 7। और इसमें निर्वाचित कोटे का 1 जोड़ दिया गया तो कितने हो गए? 8 मत। इसके निष्कासन की प्रक्रिया जिसके अंतर्गत अब इसमें हमारा आधार किसका आता है? निर्वाचन क्षेत्रों का। इसमें मूल आधार किसका लिया गया है? निर्वाचन क्षेत्रों का। अब इस निर्वाचन क्षेत्र में भी जैसे हमारे 7 निर्वाचन क्षेत्र हैं, +1 जोड़ दिया जाएगा, हो जाएगा 8 मत। इस प्रकार के निर्वाचन क्षेत्र से इनके कुल मतों की संख्या का गणन किया जाता है, जो कि इनका आधार बनता है। इसके निष्कासन की प्रक्रिया निम्नानुसार रहती है। यदि पूर्ति किए जाने वाले स्थानों के लिए, किसके लिए? स्थानों के लिए उम्मीदवार को निर्वाचित कोटा, अब अपना निर्वाचित कोटा क्या रहा था? दिस वन, प्राप्त नहीं होता तो उसे कम अंक के उम्मीदवार को निकाल दिया जाता है। क्या करते हैं? जिसके पास कम अंक होते हैं उसे निकाल देते हैं और उसको वरीयता के आधार पर, जो सूची के अंदर आ रहा होता है, वरीयता के आधार पर जोड़ दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारी जो व्यवस्था है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, जिसको कि हम ड्रूप फार्मूले के माध्यम से समझ सकते हैं, इसके अंतर्गत कुल डाले गए मतों में से मत रद्द को निकाल दिया जाता है और बाकी के मत वैध मतों को जोड़ लिया जाता है। उदाहरण के तौर पर हमारा जो निर्वाचन का क्षेत्र है वह हमारे अगर 7 भागों में डिवाइडेड है और उसमें एक अपने को वैध मत जोड़ना है तो उसकी संख्या 8 मानी जाती है। साथ ही इसके अंतर्गत जहां हमारे रद्द मत को निकालने की बात कही जाती है, अगर हमारे पास कुल टोटल मत 10 प्राप्त हुए हैं और उसमें से वैध मत को निकाल दिया गया है तो हमारे पास कितनी संख्या प्राप्त हुई? दिस वन। इसके अंतर्गत वैध मतों को जोड़ दिया जाता है तो कितना हुआ? +1, क्योंकि हमारा फार्मूला किस चीज को कहता है? निर्वाचन का कोटा कुल वैधता +1, कुल स्थानों की संख्या +1, जो कि हमारा आधार ड्रूप फार्मूले के द्वारा प्रतिपादित किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इस फार्मूले के माध्यम से हम हमारे एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के अंतर्गत अपनी व्यवस्था को लागू करते हैं। देन इसका दूसरा जो आधार माना जाता है हमारी व्यवस्था के अंतर्गत वो रहती है, क्योंकि हमारी पद्धति के 2 आधार हैं, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली और दूसरी सूची प्रणाली। इस सूची प्रणाली के अंतर्गत जो आधार प्रदान किया जाता है वह निम्न अनुसार रहता है। तो हमारे इन 2 आधारों के माध्यम से
जिसमें हम एकल संक्रमणीय मत प्रणाली और दूसरी सूची प्रणाली। अब सूची प्रणाली के अंतर्गत हमारी व्यवस्था के अंतर्गत किस तरीके से काम किया जाता है? इस प्रणाली में उम्मीदवारों की सूची उनके राजनीतिक दल के अनुसार, किसके अनुसार? राजनीतिक दल के अनुसार तैयार होती है। प्रत्येक दल से उससे कम नामों की सूची पेश कर सकता है जितने की स्थान है। इसमें मतदाता उम्मीदवार को मत नहीं देता, बल्कि दल को विशिष्ट सूची की मत देता है। किसको मत देता है? दल की सूची को, उम्मीदवार को ना देके जो उस दल पे खड़ा हुआ है उसमें जो सूची क्रम में उसे पसंद आता है उसे वह अपना मत डालता है। इसके निम्न गुण माने जाते हैं, यानी हमारी जो सूची प्रणाली है उसके अंतर्गत निम्न गुण होते हैं। सबसे पहला, यह समाज के सभी वर्गों के प्रतिनिधित्व को निश्चित करती है। यह सर्वोत्तम तरीका है। क्या है? सर्वोत्तम तरीका। देन यह अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करती है। क्या करती है? हितों की रक्षा। यह लोगों में राजनीतिक शिक्षा प्रदान करती है। क्या करती है? राजनीतिक शिक्षा प्रदान करती है, यानी उन्हें दल के बारे में जानकारी प्रदान कराती है। यह मतदाताओं की पसंदगी के क्षेत्र प्रदान करती है और प्रत्येक मत का अपना महत्व होता है। इसमें विधानमंडल कानून पारित करता है, निष्ठा रखता है। साथ ही इसमें मंत्रिमंडल के किसी भी दल को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं होता, इसलिए यह निरंकुश नहीं हो सकता। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमारी जो ये सूची प्रणाली है इसके अनेक विशेषताएं मानी जाती हैं, अनेक गुण माने जाते हैं। जैसे यह समाज के सभी वर्गों के प्रतिनिधियों का प्रतिनिधित्व करती है, यह अल्पसंख्यकों के हितों का ध्यान रखती है, इसमें राजनीति के बारे में अधिक शिक्षा प्रदान की जाती है, मतदाताओं को अपने पसंदीदा क्षेत्र को चुनने का अवसर प्रदान किया जाता है। साथ ही प्रत्येक मत का अपना स्वयं आधार होता है, महत्व होता है। इसके अंतर्गत कानून के प्रति व्यक्ति की निष्ठता बढ़ती है। साथ ही राजनीतिक दलों के पूर्ण बहुमत प्राप्त व्यक्तियों को इसमें आने का मौका प्रदान किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से इन गुणों के माध्यम से हम इस सूची प्रणाली की व्यवस्था को अपनाते हैं अपने प्रतिनिधित्व की सिद्धांत के अंतर्गत। लेकिन इस व्यवस्था के कुछ दोष भी हैं, जैसे
यह प्रणाली छोटे समूह में को जन्म देती है। अब जहां छोटा समूह होगा वहां इसका जन्म हो जाएगा, जिसके कारण विधानमंडल अपनी पूरी व्यवस्था किसके माध्यम से चलती है? विधानमंडलों के में कोई भी दल पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं कर पाता, नहीं कर पाता। यह प्रणाली जटिल है, इसीलिए जनरली व्यक्ति एकल संक्रमणीय मत प्रणाली को अपनाते हैं और सामान्य नागरिकों की समझ से परे है। साथ ही इसमें राष्ट्रीय या सामान्य हितों को सबसे अधिक हानि होती है। उन निर्वाचनों में लागू नहीं होती जहां बहुदलीय प्रणाली का विकास हो। तो इसका मेन दोष क्या माना गया? यह छोटे समूह को जन्म देती है, इसके कारण विधानमंडलों में कोई भी दल पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं कर सकता है। साथ ही यह प्रणाली जटिल है, सामान्य व्यक्तियों की समझ से परे मानी जाती है। इसमें राष्ट्रीय हित, सामान्य हित, इनको समझ पाना बहुत मुश्किल रहता है, उनकी दोनों की ही हानि होती है। साथ ही उन निर्वाचनों के साथ जहां पर बहुदलीय व्यवस्था को पाई जाती है वहां यह उचित रूप से कार्यों को संपन्न नहीं कर सकती है। इसमें निर्वाचन के क्षेत्र बहुसदस्य होते हैं, जो स्वभाव से बड़े होते हैं। इस कारण इस व्यवस्था में व्यय भी ज्यादा होता है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारी जो अनुमानिक प्रतिनिधित्व पद्धति है, जिसके कि दो आधार हैं, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली और सूची प्रणाली, इनकी व्यवस्थाओं के माध्यम से जहाँ सूची प्रणाली की हम बात करते हैं, इसके जहाँ कुछ गुण हैं और वहीं इसके दोष भी पाए जाते हैं, क्योंकि यह विस्तृतता को प्रदान नहीं कर पाती है। इसीलिए हमारी व्यवस्था के अंतर्गत हम अनुमानिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से पूरी व्यवस्था को स्थापित करते हैं। और भारतीय संविधान के अंतर्गत तो जो हमारी राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो भी इसी पद्धति के माध्यम से किया जाता है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।